हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को डील कर रहे थे। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट के आधार पे कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को, ऑलरेडी हमने देख लिया था। आज जो है कुछ थ्योरेटिकल फैक्टर्स देखेंगे जो एक कंपाउंड के स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। तो फैक्टर्स affecting the stability of complexes, factors affecting the stability of complexes। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला हुआ चार्ज ऑन मेटल कैटायन। कोई एक पर्टिकुलर मेटल कैटायन लें हम लोग, जैसे निकेल लें, एक बार इस पे 2+ हो, निकेल एक बार इस पे 4+ हो। 2+ है मतलब 3d8 हुआ, 4+ है मतलब 3d6 हुआ। अब यदि चार्ज अधिक है, निकेल 4+, तो चार्ज अधिक होने से हम लोग देख रहे हैं कि डी में इलेक्ट्रॉन कम है, और यदि डी में इलेक्ट्रॉन कम है तो जो आने वाला लिगैंड इससे जुड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इसका रिपल्सन कम होगा, और जब रिपल्सन कम होगा तो आसानी से लिगैंड आकर के इससे जुड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ चार्ज ज़्यादा है तो इसका साइज छोटा होगा, और छोटा साइज होगा तो इसका जो लिगैंड के साथ बॉन्ड बनेगा वह स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यदि मेटल पे हाई पॉजिटिव चार्ज हो तो हाई पॉजिटिव चार्ज होने से दो बातें हो सकती हैं। पहला कि उस मेटल आयन का साइज छोटा होगा तो लिगैंड के साथ मजबूत बॉन्ड बनेगा, और दूसरा हाई चार्ज होने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो आने वाले लिगैंड का इलेक्ट्रॉन के साथ यह रिपल्सन नहीं करेगा, तो लिगैंड आसानी से आकर के इससे जुड़ पाएगा। तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है वह आसान हो जाता है। लेकिन कुछ लिगैंड्स वैसे होते हैं, कुछ लिगैंड्स पाई एक्सेप्टर नेचर के होते हैं। पाई एक्सेप्टर कहने का मतलब कि हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल इन पाई ऑर्बिटल या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल समझो। बेसिकली जो लिगैंड्स हैं वे पॉली एटॉमिक हैं, मोस्ट ऑफ द लिगैंड्स, हेलोजन वगैरह को छोड़ दिया जाए तो, जैसे H2O एक लिगैंड है, NH3 एक लिगैंड है, पॉली एटॉमिक है। लेकिन इसमें से भी हम लोग पाई बॉन्डेड की बात करें, CO, NO, CN-, तो ये जो पाई बॉन्डेड लिगैंड है इनमें पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जो बेसिकली वैकेंट होता है, और यह वैकेंट ऑर्बिटल है तो वैकेंट ऑर्बिटल में यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन किसका इलेक्ट्रॉन? तो मेटल का इलेक्ट्रॉन। तो पाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही लिगैंड को पाई एक्सेप्टर लिगैंड बोला जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? सो देखो, जैसे या कोई मेटल है या लिगैंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिगैंड अपना लोन पेयर दे करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यदि इस मेटल के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, डी में पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस लिगैंड के पास खाली ऑर्बिटल है, तो एट द सेम टाइम यह मेटल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लिगैंड के खाली ऑर्बिटल में। तो इस प्रकार से यहाँ एक बॉन्ड और बन जाएगा, और ये जो बॉन्ड बना इसके तरफ यह कहलाएगा पाई बॉन्ड। तो अब देख रहे हो, दो बॉन्ड बन गया। जब दो बॉन्ड बन गया तो जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा मेटल और लिगैंड के बीच, जाहिर सी बात है कि उसका स्टेबिलिटी उतना ही इन्हांस करेगा, बढ़ेगा। तो जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड है वह मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और उस केस में मेटल लिगैंड के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। अब यह पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा लिगैंड का, और मेटल के पास जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा डी में, वह उतना ही आसानी से लिगैंड को इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और उस केस में उस लिगैंड कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा।
तो नॉर्मल लिगैंड है तो उस केस में मेटल पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन यदि लिगैंड पाई एक्सेप्टर है तो पाई एक्सेप्टर लिगैंड के केस में मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना चाहिए ताकि उसके डी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, आसानी से वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करे लिगैंड को और उसके साथ पाई बॉन्ड बना ले और कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो चार्ज में समझे दोनों बात है कि हाई पॉजिटिव चार्ज रहेगा मेटल पे तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा यदि लिगैंड्स नॉर्मल है तब। लेकिन यदि लिगैंड्स पाई एक्सेप्टर है तो उस केस में मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने से ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि कम चार्ज मतलब डी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिगैंड के साथ पाई बनाएगा और फिर जितना आसानी से ये सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड बनेंगे वह कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यह था मेटल केटायन का चार्ज कि चार्ज से कैसे स्टेबिलिटी प्रभावित होगा। नेक्स्ट, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल केटायन। तो खैर साइज का जिक्र भी अभी तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो मान लो कि सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज सेम है, इसके साथ जो लिगैंड्स हैं वह भी सेम है। तो इस केस में जो स्टेबिलिटी है वह ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ CMI। और CMI का साइज जितना बड़ा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि बड़ा साइज होने से हम लोग जानते हैं कि मेटल लिगैंड के बीच का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। यहाँ यह छोटा मेटल केटायन है, यहाँ एक बड़ा मेटल केटायन है। तो बड़ा साइज होगा तो मेटल लिगैंड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और बॉन्ड का लेंथ अधिक है मतलब कि उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। और बॉन्ड कम मजबूत रहेगा मतलब कॉम्प्लेक्स आसानी से टूट जाएगा, कम स्टेबल होगा। अब इस चार्ज और साइज के आधार पे जो अलग अलग मेटल केटायंस हैं उसमें से भी बेसिकली यदि हम लोग डाई पॉजिटिव मेटल केटायंस की बात करें तो उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो टेंडेंसी है वह कुछ इस ऑर्डर को फॉलो करता है। फॉर डाई पॉजिटिव मेटल आयन मैंने वैसा मेटल केटायन जिस पे 2+ चार्ज हो, जैसे में मान लिया जाए बेरियम है, स्ट्रोंटियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ प्रीफर किया जा रहा है, निकेल 2, Cu2 और जिंक डबल+। ऐसे यदि आप इसमें साइज की बात करोगे तो बेरियम का साइज सबसे बड़ा है। देखो समझना, ऐसे लेफ़्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं। यदि सबसे पहले साइज की ही बात करें तो बेरियम विल बी लार्जेस्ट, इससे छोटा स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। लेकिन कॉपर से भी बड़ा होता है जिंक। जिंक का साइज बड़ा होता है, क्यों? डी ब्लॉक एलिमेंट पे आप इसको पढ़े होंगे डिटेल में या पढ़ोगे। तो यदि साइज का वेरिएशन ऐसा है कि बेरियम इज़ द लार्जेस्ट वन, तो अभी जैसा हम लोग पढ़े कि यदि मेटल केटायन का साइज बड़ा है तो वह कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि मेटल लिगैंड का ये ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ। तो यदि स्टेबिलिटी की आप बात करोगे तो ऑर्डर तो फिर उलट जाएगा। बेरियम से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रोंटियम का कॉम्प्लेक्स, इससे ज़्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, और कॉपर से ज़्यादा जिंक नहीं, कॉपर ही स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ साइज में थोड़ा अंतर होता है। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या क्या हो रहा है? चार्ज जो है कांस्टेंट है, क्योंकि सब पे 2+ चार्ज है। रेडियस क्या हो रहा है? रेडियस डिक्रीज कर रहा है। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो रेडियस घटेगा। तो इससे क्या होगा कि जो चार्ज और रेडियस का रेशियो है, E/R रेशियो, वह बढ़ेगा। नहीं, नीचे ऊपर का वैल्यू कांस्टेंट है और नीचे का वैल्यू घटते जा रहा है, मतलब एक बार 4 है, 3 है, 2 है। तो जैसे जैसे डेनोमिनेटर का वैल्यू घटते जाएगा तो ओवरऑल रेशियो का वैल्यू बढ़ेगा, बशर्ते या न्यूमरेटर सेम हो।
और जब E/R रेशियो बढ़ेगा तो इस केस में जो है स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा कॉम्प्लेक्स का, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेज। तो E/R रेशियो के आधार पे जो कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है ऐसे डाई पॉजिटिव मेटल आयन के लिए, इस सीरीज का जो स्टेबिलिटी है इसको हम लोग बोलते हैं इरविंग विलियम सीरीज। इरविंग विलियम सीरीज याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। कोई भी एक बोल देगा कि फॉर ए पर्टिकुलर लिगैंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग मेटल आयंस विल बी इन द ऑर्डर। और इसमें से कोई 4 मेटल आयन दे देंगे, सपोज कि ये 4 मेटल आयन दे दिए गए हों। अब पूछेगा कि चारों मेटल आयन में कौन सा मेटल आयन एक पर्टिकुलर लिगैंड के साथ सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाने वाला है? कॉपर। तो इसके लिए हम लोग चार्ज देखेंगे, रेडियस देखेंगे, ओवरऑल E/R रेशियो। तो E/R रेशियो याद रखोगे। अब यहाँ से एक बात और कि स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू E/R, कि उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है उसका E/R वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका स्टेबिलिटी। E/R वैल्यू जितना बड़ा होगा उसका स्टेबिलिटी जो है उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो मेटल के चार्ज पे डिपेंड करेगा। देख लिए, चार्ज लिगैंड सेम है तो साइज पे डिपेंड करेगा, और साइज पे कैसे डिपेंड करेगा तो इसको इरविंग विलियम सीरीज के आधार पे हम लोग समझे। बेहद इंपॉर्टेंट, आप याद रखोगे इस सीरीज को। नेक्स्ट, मेटल केटायन के नेचर पे भी डिपेंड करता है। मेटल केटायन का नेचर पे भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। तो देखो, ये जो मेटल्स होते हैं इनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक रखा गया है क्लास ए मेटल्स, दूसरा है क्लास बी मेटल्स, और तीसरे को रखा गया है बॉर्डर लाइन में, बॉर्डर लाइन मेटल्स। क्लास ए मेटल्स में जो हैं वे जो भी मेटल्स आएंगे उनका हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर हाई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो स्मॉल साइज होगा। इतना आप याद रखोगे। इसी का उल्टा क्लास बी में है, इसमें लो पॉजिटिव चार्ज होगा और लार्ज साइज होगा। और इसमें डाई पॉजिटिव मेटल आयन ऑफ 3D सीरीज। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसमें Li प्लस, Na प्लस, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Sc ट्रिपल प्लस, Al ट्रिपल प्लस, जर्कोनियम 4 प्लस। इसमें यदि हम लोग बात करें तो Cu प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Pd2 प्लस, Pt2 प्लस। और यहाँ बात करें तो Mn2 प्लस, Fe2 प्लस, Cu2 प्लस, Ni2 प्लस, Zn2 प्लस, ऐसे। अब जो ये मेटल केटायंस को 3 कैटेगरी में रखा गया है, एक जिसमें हाई पॉजिटिव चार्ज या स्मॉल साइज हो, दूसरा जिसमें लो पॉजिटिव चार्ज लार्ज साइज हो, और तीसरा 3D सीरीज के जो डाई पॉजिटिव मेटल आयंस हैं उनको। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनको बेसिकली हार्ड एसिड बोला जाता है। एसिड इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, प्लस चार्ज है तो। इनको सॉफ्ट एसिड बोला जाता है, और ये बॉर्डर लाइन होते हैं। आप हायर क्लासेस BSc MSc वगैरह में जा कर के पढ़ोगे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में। तो अभी बात फ़िलहाल जान लो कि हार्ड एसिड्स वैसे मेटल केटायंस हो सकते हैं जिनका स्मॉल साइज और हाई पॉजिटिव चार्ज हो। सॉफ्ट एसिड्स वैसे मेटल केटायन हो सकते हैं जिनका लो पॉजिटिव चार्ज और लार्ज साइज हो, और ये दोनों के बीच में जो आएगा वे बॉर्डर लाइन एसिड कहलाते हैं। तो मेटल का क्लासिफिकेशन तो आप 3 आधार पे देख लिए। उसी प्रकार से लिगैंड्स भी होते हैं। तो लिगैंड्स में जैसे मान लो कि आप लिए फ्लोरीन, ग्रुप वाइज कंसिडर करो। फ्लोरीन में भी F-
Cl माइनस Br माइनस I माइनस। उसी प्रकार से डोनर एटम एक बार ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इस ऑर्डर को अभी छोड़ो, टेलरियम, और फिर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये बेसिकली डोनर एटम्स हैं। लिगैंड का ये लिगैंड नहीं है बल्कि लिगैंड के डोनर एटम है। तो ये सब तो डायरेक्ट लिगैंड ही होगा। अब हो सकता है कि वो डोनर एटम H2O का हो, S डोनर एटम बाइसल्फाइड का हो, या सल्फाइड का हो, या H2S का हो, ऐसे करके। अब इसमें से जो जान रहे हो कि जो लेफ़्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब कि उसमें से F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उससे कम Cl, Br, I। उसी प्रकार से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर से, सल्फर सेलेनियम से, और वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे, टेलरियम से। उसी प्रकार से यहाँ है। तो ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा मतलब ये उतने हार्ड हुए। तो चूंकि सब में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना, लिगैंड्स हैं तो सब में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वे लेविस बेस कहलाते हैं। यहाँ सब पे प्लस था तो ये सब क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले लेविस एसिड कहलाते हैं। लेकिन वही यदि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले लेविस बेस कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा आसानी से वे इलेक्ट्रॉन पेयर को बना करके रख सकते हैं। अवेलेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का उतना ही ज़्यादा होगा उनमें, और ये कहलाएंगे हार्ड बेसिस। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगा ये कहलाएंगे सॉफ्ट बेसिस। तो यहाँ मेटल केटायंस को एसिड बोला जा रहा है, लिगैंड को बेस, लेविस के आधार पे कि मेटल केटायंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड्स, लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेसिस। उसमें से भी हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। अब आगे आप जब पढ़ोगे हार्ड एसिड बेस के बारे में, वहाँ हम लोग एक पढ़ते हैं सब प्रिंसिपल, और यह सब प्रिंसिपल एस का मतलब सॉफ्ट, एच का मतलब हार्ड, ए का मतलब एसिड, बी का मतलब बेस। तो इसको सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और यह जो सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल है यह पियर्सन के द्वारा दिया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सब प्रिंसिपल मीन्स हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल या सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल, कि यदि कोई बॉन्ड बनता हो हार्ड एसिड और हार्ड बेस से, तो यह ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। उसी प्रकार से यदि कोई बॉन्ड बनता हो सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस से, तो भी यह मोर स्टेबल होगा। मतलब हार्ड और सॉफ्ट का कम्बिनेशन बढ़िया होगा। लेकिन वही यदि एक हार्ड और एक सॉफ्ट रहे तो ये कम स्टेबल होगा। जैसे पोलर नॉन पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल होता है, वैसा ही कुछ यहाँ है कि हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस वे भी स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन यदि एक हार्ड और दूसरा सॉफ्ट हो तो वहाँ फिर कम स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो उस हिसाब से ये सभी जो हार्ड एसिड हुए, हार्ड मेटल केटायन क्लास ए टाइप का, ये सभी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये हार्ड बेस मतलब वैसे लिगैंड जिनमें डोनर एटम दुश्मन हो। उसी प्रकार से ये सॉफ्ट वाले स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वैसे लिगैंड के साथ जिनमें डोनर एटम सॉफ्ट हो, मतलब ये सारे हो। और ये जो बॉर्डर लाइन है तो फिर ये बीच वाले के साथ स्टेबल बनाएंगे। और क्या मतलब, इसको एग्जाम्पल से यदि आप समझना चाहो तो ऐसे समझ लो। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो एक पूछा जाए BF2 और दूसरा पूछा जाए BI2 कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो हेयर B2 प्लस F माइनस, दिस वन इज हार्ड एसिड, दिस वन इज हार्ड बेस। ठीक है, बढ़िया कम्बिनेशन है।
यहाँ Be2 प्लस I माइनस Be2 प्लस इड हार्ड एसिड बट दिस वन इज सॉफ्ट बेस। तो गड़बड़ा गया ना, हार्ड सॉफ्ट हो गया मतलब ख़त्म, इसका स्टेबिलिटी कम, ये हार्ड है मतलब ज़्यादा स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ इससे। उसी प्रकार से मान लो ऐसा हो, एक हो AgF और दूसरा हो AgI, और ये दोनों में स्टेबल, या ऐसे AgF2 पर माइनस और AgI2 पे माइनस, और पूछा जाए कि ये दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ Ag प्लस है एंड Ag प्लस इज द सॉफ्ट एसिड, F माइनस जो लिगैंड है वह हार्ड बेस है, यहाँ सॉफ्ट एसिड, I माइनस इज सॉफ्ट बेस, तो सॉफ्ट सॉफ्ट है मतलब कि स्टेबल हुआ सब प्रिंसिपल के अनुसार, और ये जो है कम स्टेबल हुआ, तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल। तो यह जो स्टेबिलिटी है जो कि मेटल केटायन का नेचर या फिर इसको हम लोग बोले कि लिगैंड का नेचर पे डिपेंड किया, तो इसमें कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन किए, इस बात को आप समझे। तो हार्ड एसिड बेस या हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के आधार पे, कि एक हार्ड एसिड है तो वह हार्ड बेस के साथ स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और कैसे हार्ड एसिड बेस पहचानेंगे उसका भी तरीका बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नोट्स में भी मेंशन है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं, तो वीडियो से ही आपको देख करके अच्छे से इस हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल को समझना होगा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को कैसे इसको अप्लाई करेंगे देख लिए ना। इससे इसमें जो है इससे ज़्यादा ये स्टेबल हुआ, और यहाँ जो है सो Bf2 ज़्यादा स्टेबल हो रहा था Bi2 से, तो ओवरऑल यह डिपेंड किया दोनों के नेचर पे। तो आप हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, समझ जाओगे वहाँ क्या है। तो ये बेसिकली मेटल आयन का नेचर के आधार पे एक्सप्लेनेशन हुआ। अब लिगैंड के नेचर को भी ज़रा समझें, लिगैंड्स के नेचर को भी हम लोग समझें। तो अगला फैक्टर जो स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा वह है बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड्स। देखो लिगैंड्स को बेस बोला जा रहा है, वाई? तो हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जितना आसानी से वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मतलब कि वह उतना ही अच्छा बेस हुआ और वह उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ से बता दे कि स्टेबिलिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड। अब यह बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करेगा, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल ही ले लें हम लोग। NH3 H2O और एक आप F माइनस ले लो, यहाँ भी फ्लोरीन पे लोन पेयर है। आप लोन पेयर का संख्या देखोगे ना तो नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और यहाँ फ्लोरीन पे 4 लोन पेयर है। पूछा जाए कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, तब तो फटाक से बोल दोगे दुश्मन, क्योंकि इसके पास 4 लोन पेयर दिखेगा। अरे तो लोन पेयर 4 हो, 2 हो, 1 हो, उससे थोड़े मतलब है, डोनेट तो उसको एक ही पेयर करना है। मोनोडेंटेड लिगैंड है यदि तो एक ही पेयर डोनेट करना है इसको। तो 4 रहे लोन पेयर, 3 रहे, 2 रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है, डोनेट तो एक ही करेगा। तो हम लोग ओवरऑल देखेंगे इस डोनेट करने के एबिलिटी को कि कौन आसानी से डोनेट करेगा। और लोन पेयर आसानी से वही डोनेट कर सकता है जो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम करे। अट्रैक्ट कम करने का मतलब हुआ कि उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसका? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कम करेगा तो डोनेट ज़्यादा करेगा। उसी प्रकार से इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का है, मतलब यह इस लोन पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो डोनेट कम करेगा। और ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा तो डोनेशन सबसे कम। तो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम है तो वह उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वह उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स का जो है फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड में मेनली हम लोग को यही समझना था। नेक्स्ट इसमें एक फैक्टर है डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी ऑफ लिगैंड्स। डायपोल मोमेंट या फिर
पोलैरिटी ऑफ लिगैंड्स। तो इसके लिए कुछ न्यूट्रल लिगैंड्स लेकर के हम लोग समझते हैं। न्यूट्रल लिगैंड्स में जैसे आप सबसे पहले NH3 ले लो, इसी का अल्काइल डेरिवेटिव इथाइलेमिन, फिर ले लो डाइथाइलेमिन, फिर ले लो ट्राइथाइलेमिन, ऐसा। अब डायपोल मोमेंट के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्काइल ग्रुप, वे बेसिकली नॉन पोलर हैं। मतलब NH3 में नाइट्रोजन के पास ये 3 हाइड्रोजन एटम है। अब यही हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस करते जा रहा है अल्काइल के द्वारा। तो जो भी अल्काइल आ रहा है वह नॉन पोलर है। नॉन पोलर है मतलब वो पोलैरिटी को कम करेगा। तो पोलैरिटी यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोलर NH3 होगा, इससे कम पोलर इथाइलेमिन, उससे कम पोलर डाइथाइलेमिन और सबसे कम पोलर होगा ट्राइथाइलेमिन। पोलैरिटी को यदि हम लोग समझें तो किस आधार पे, तो ये अल्काइल ग्रुप के आधार पे इसको हम लोग एक्सप्लेन किए। तो पोलैरिटी का ऑर्डर इसमें यही होने वाला है। अब यदि कोई चीज़ पोलर ज़्यादा हो तो पोलैरिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। पोलैरिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। और यदि किसी में चार्ज सेपरेशन है मतलब कि वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए बनाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन। ये बात हम लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा हुआ कि यदि यह ट्राइथाइलेमिन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो यह प्योरली कोवैलेंट हो सकता है, लेकिन उसी के तुलना में जब ये NH3 किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर वाला बॉन्ड चूँकि ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इस NH3 के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वह अधिक स्टेबल होगा। तो एक पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए उस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ेगा लिगैंड का पोलैरिटी बढ़ने से, लिगैंड का डायपोल मोमेंट बढ़ने से, क्योंकि पोलैरिटी बढ़ने का मतलब हुआ चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा। चार्ज सेपरेशन बढ़ने का मतलब हुआ कि वह मजबूत बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनाएगा। और जितना कम पोलर रहेगा मतलब कि वह उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड बनाएगा। और कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड में तो हम लोग जानते हैं कि आयनिक मजबूत होता है। तो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा आयनिक नेचर का बॉन्ड है मतलब कि वह ज़्यादा स्टेबल, और ज़्यादा आयनिक नेचर का बॉन्ड तब होगा जब वो पोलर ज़्यादा हो। तो पोलैरिटी के आधार पे हम लोग स्टेबिलिटी को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट बेसिस जो है कंपाउंड के स्टेबिलिटी का एक्सप्लेन करने का, वह है पूरे कॉम्प्लेक्स का कोवैलेंट नेचर। कोवैलेंट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स लें, जैसे AgI2 माइनस, AgBr2 माइनस, AgCl2 माइनस और AgF2 माइनस। मेटल आयन सब जगह सेम है। Ag प्लस इज द सेंट्रल मेटल आयन। लिगैंड अलग अलग है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। यदि लिगैंड के साइज की बात करें तो दिस वन। और हम लोग पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, उसमें फाजा रूल पढ़े थे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फाजा रूल, एन आयन का साइज जितना बड़ा हो वह उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट नेचर का कंपाउंड बनाएगा। तो दिस वन विल बी मोस्ट कोवैलेंट फॉलोड बाय दिस वन एंड द लिस्ट कोवैलेंट इज AgF2 माइनस। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अभी जो बताए थे कि Ag प्लस एक सॉफ्ट एसिड है, I माइनस एक सॉफ्ट बेस है। I माइनस से Br माइनस की ओर आप गए तो सॉफ्टनेस थोड़ा घट रहा है, और यहाँ जाते जाते या हार्ड हो गया। तो ये तो अभी भी सॉफ्ट ही है। अब सॉफ्ट हार्ड का कम्बिनेशन है तो जाहिर सी बात है लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा। सॉफ्ट का कम्बिनेशन है तो ज़्यादा। तो इसको कोवैलेंट कैरेक्टर के आधार पे एक्सप्लेन ना करके यदि सॉफ्ट और हार्ड नेचर के आधार पे एक्सप्लेन किया जाए तो शायद स्टेबिलिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना यहाँ आसान होगा। तो यह इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर के आधार पे हम लोग इसको समझें। नेक्स्ट फैक्टर जो है इसमें वह है चीलेट इफेक्ट, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे।
तीन है, चिलेट इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट और एक स्टेरिक इफेक्ट। समझोगे? चिलेट इफेक्ट मतलब रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे मान लो कि एक लिगैंड है मिथाइलेमीन और एक है डाइमिथाइलेमीन, या डाइमिथाइलेमीन बोल रहे हैं, इथिलीन डाइमीन, ऐसा। अब जो हम लोग जानते हैं कि यदि यह एक बाइडेंटेड लिगैंड है तो यह सेंट्रल मेटल आयन के साथ दो बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि ई मेटल आयन के साथ जुड़ता है तो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। और जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इसी को तो हम लोग चिलेशन बोलते हैं। और चूंकि चिलेट इफेक्ट में इसको ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में कि हमेशा एक चिलेटिंग लिगैंड ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है नॉन चिलेटिंग लिगैंड के तुलना में, बशर्ते डोनर एटम सेम हो। यहाँ नाइट्रोजन है तो यहाँ भी नाइट्रोजन। कैसे आप इसको चिलेट इफेक्ट में अच्छे से देख सकते हो। रेजोनेंस इफेक्ट में बोल रहा है कि कुछ लिगैंड्स होते हैं जिनका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। कुछ लिगैंड्स हैं जिनका कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ऐसा। तो जब आप इसका रेजोनेंस दिखाओगे, दिस इज एसिटाइल एसीटोनेट आयन। इतना एसीटोन होता है तो इसी का हाइड्रोजन हट करके यहाँ एसिटाइल ग्रुप आ गया है। तो ई हुआ एसिटाइल, ई हुआ एसीटोन का पार्ट, इसीलिए एसिटाइल एसीटोनेट। इसमें रेजोनेंस आप दिखा सकते हो, इसको यहाँ करो और यहाँ। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH CO माइनस CH3। तो यदि ऐसे लिगैंड्स हैं जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं तो ये हमेशा एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उस लिगैंड की तुलना में जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होते हैं। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट कहने का मतलब कुछ लिगैंड्स वैसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन वगैरह जो होता है उसमें पोरफायरिन रिंग होता है, इस तरह से बड़ा सा रिंग और बीच में मेटल आयन होता है, ऐसा। तो ऐसे मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड आने से भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन स्टेरिक इफेक्ट की यदि हम लोग बात करें तो स्टेरिक इफेक्ट जो है कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को घटाता है, डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कैसे घटाता है? तो जैसे मान लो कि एक ही मेटल आयन हो, इसके साथ इथिलीन डाइमीन जुड़ रहा हो, ऐसा। और इसी में एक ज़्यादा बड़ा लिया जाए मेटल और यहाँ नाइट्रोजन डोनर रहे, लेकिन नाइट्रोजन के साथ ही जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना रह करके इसमें 2 मिथाइल जोड़ दो, ऐसे। फिर यहाँ भी डोनर एटम नाइट्रोजन होगा और इसमें भी 2 मिथाइल जोड़ दो। तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ आ गया मिथाइल। मिथाइल मतलब बड़े ग्रुप्स आए, इसके चलते स्टेरिक हिंडरेंस होगा। और जब हिंडरेंस होगा तो यह जो डोनर एटम है वह सेंट्रल मेटल आयन को अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो उस केस में यह बॉन्ड वीक होगा। और वीक बॉन्ड होगा मतलब कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या रहेगा, कम रहेगा, वो कम स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो चिलेट इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन यदि स्टेरिक इफेक्ट है तो वह स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटा देगा। क्या है ये सारी चीज़, इसको बता दिए। तो अच्छे से आप पढ़ लोगे, समझ लोगे चीज़ों को, क्योंकि कई क्वेश्चंस स्टेबिलिटी से बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछते हैं। तो इतना आप कर लोगे, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में डील करेंगे। धन्यवाद।